Hello everyone, you are all welcomed to my channel Manifold Inc. And today we are going to understand grammar topic, modals and auxiliaries. Before we start understanding modals, we have to clear what are verbs and what are auxiliary verbs. Modals सीखने से पहले हमें verbs और auxiliary verbs के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होती हैं और इनका क्या वर्क होता है, इनका क्या एक्शन होता है. So let's understand. Verbs denote the action of the subject of the sentence. जो वर्ब होती है वो क्या करती है, किसी सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है कि कोई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है. जैसे कि इस एग्जांपल से समझेंगे. माय मदर कुक्स फूड. मेरी मदर फूड कुक्स करती हैं. कुक्स क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है. तो ये हमें सब्जेक्ट मतलब मदर के एक्शन के बारे में बता रही हैं कि वो क्या एक्शन को परफॉर्म करती हैं. Verb denote the state of the subject or what the subject is. Verb हमें ये भी बताती है कि हमारे subject की sentence में क्या state है या फिर subject क्या है. So let's understand. My mother is a cook. अब इसमें is जो है वो verb है और ये हमें mother की state के बारे में बता रहा है या फिर हमें ये बता रहा है कि mother क्या है. My mother is a cook. Next, verb denote what is done to the subject और verb हमें ये भी बताती है कि subject के साथ क्या हुआ. अब देखते हैं सेंटेंस में. फूड इज कुक्ड बाय मदर. इसमें जो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है आप देखकर समझ ही गए होंगे. फूड जो है वो सब्जेक्ट है. अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि फूड के साथ क्या हुआ. फूड इज कुक्ड. तो इन तीनों से हमें पता चलता है कि वर्ब्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती हैं. वर्ब एक तो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताती है. दूसरा, वर्ब सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है. तीसरा, वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट. अब हम समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को. तो वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों ही डिफरेंट होती हैं. Verbs such as is, am, are, have, has, had, do, does, did, was, were. When used with the action verbs to form tenses, passive form of sentences, interrogative and negative sentences are called auxiliary verbs or auxiliaries. तो वो verbs जो कि is एम आर होती है, has have had होती हैं, do does या did होते हैं, was या were होते हैं, जब हम उनको एक्शन verbs के साथ मतलब जो हमारी एक्शन वर्ब है उसके साथ यूज करते हैं किसी भी टेंस के सेंटेंस में या फिर पैसिव सेंटेंस में या फिर किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में. तो उन वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं या फिर हम इसको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं क्योंकि auxiliary means providing help, so we can also call these verbs helping verb. Auxiliaries का मतलब ही होता है कि help provide करना, help देना. तो इसीलिए क्योंकि ये verb एक्शन वर्ब को हेल्प करती हैं एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने में, तो इसीलिए हम इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं. तो इसमें आपको वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों क्लियर हो गई होंगी. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. अब दूसरा हमारा आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स हम समझ ही चुके हैं कि जो वर्ब्स एक्शन वर्ब्स की हेल्प करती हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में या फिर पैसिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव को फॉर्म करने में उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. लेकिन ये कितने टाइप की होती हैं. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, सेकंड इज मॉरल ऑक्सिलरीज. अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो होती हैं हमारी बी फॉर्म जिसमें कि होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर. दूसरा है हमारा हैव फॉर्म जिसमें होता है हैज, हैव और हैड. तीसरा है हमारा डू फॉर्म जिसमें होती है डज, डू और डिड. इन सभी को हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कहते हैं. अब प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज का क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम होता है, ये हम समझते हैं. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज. इट कैन बी used as the helping verb
एंड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होती हैं, हम किसी सेंटेंस में इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी सेंटेंस में इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से यूज की जाती हैं। हाउ? वी विल अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल्स। फर्स्ट, रोहित इज अ क्रिकेटर। इसमें आप देखिए जो हमारी इज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में रोहित इज अ क्रिकेटर, उसके स्टेट के बारे में बात की जा रही है, और इसके अलावा कोई और वर्ब इसमें नहीं है। तो इसीलिए ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखिए इसमें दो वर्ब हैं, इज एंड प्लेइंग, बट जो प्लेइंग है वो हमारी मेन वर्ब है, और इसमें हमने इस को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। तो ये हमें क्लियर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इसको। मॉडल ऑक्सिलरीज आर द वर्ब्स which help to express the mood of the main verb। मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होती हैं जो हमारे किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसको मूड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं, कि उसका क्या मूड है, एक्चुअली जो मेन वर्ब है सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रही है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, आई कैन ड्राइव अ कार। दूसरा है कैन आई ड्राइव अ कार। अब दोनों ही सेंटेंस में आप देखिए जो मीनिंग है दोनों ही सेंटेंस का बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक सेंटेंस में एक अलग थॉट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसमें आई कैन ड्राइव अ कार, इसमें जो कैन ऑक्सिलरी मॉडल है हमारा, वो क्या हेल्प कर रहा है, एबिलिटी को बता रहा है कि आई कैन ड्राइव अ कार। अब दूसरे में आप देखिए कैन आई ड्राइव अ कार, इसमें ये जो सेम हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है ये क्या बता रहा है, परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं कर सकता हूँ। ही इज आस्किंग फॉर परमिशन। तो दोनों में ही आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब ड्राइव के मोड को एक्सप्रेस कर रहा है कैन, और इसमें भी एक ड्राइव के मोड को एक्सप्रेस कर रहा है कैन। तो ये आपको समझ में आ गया कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब के मोड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब। अब ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज करेंगे सेंटेंसेस में, तो इसका रूल ये है कि जब भी हम सेंटेंस में मेन वर्ब यूज करेंगे तो उससे पहले ही हमें ऑक्सिलरी वर्ब को, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करना है। जैसे इस सेंटेंस में हुआ है, यू शुड गो नाउ, यू विल सी गो इज मेन वर्ब हियर। जो गो है सेंटेंस में वो मेन वर्ब है, और उससे पहले हमने मॉडल शुड को यूज किया है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज एज अ मेन वर्ब। जैसे हमने समझा था कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज वर्ब, वो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते थे, जैसे कि ही इज अ क्रिकेटर या ही इज प्लेइंग अ क्रिकेटर। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में ऐसा नहीं है, इसको हम मेन वर्ब की तरह कभी भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें देखते हैं, आई कैन न्यूज़पेपर। क्या इसका कोई मीनिंग बन रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी वर्ब नहीं ली है, सिर्फ हमने ये ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब ली है जो कि है कैन। आई कैन न्यूज़पेपर, इट इज अ मीनिंगलेस सेंटेंस। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा मैसेज। क्यों? क्योंकि हमने कैन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कोई और वर्ब को यूज नहीं किया है। तो इस ये कंफर्म हो गया कि ये अकेले कोई सेंटेंस को नहीं फॉर्म कर सकती। दूसरा देख सकते हैं हम, इट इज ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हम मॉडल को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है, आई कैन रीड न्यूज़पेपर नाउ। दिस सेंटेंस इज अ सेंसिबल सेंटेंस, कि इससे हमें एक सेंस निकल कर आ रही है
क्योंकि इसमें रीड मेन वर्ब है और इसके साथ हमने जस्ट बिफोर इट कैन मॉडल को यूज किया है। तो इसका सेंस बन गया आई कैन रीड न्यूज़पेपर। तो ये क्लियर हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरीज को हम मेन वर्ब की तरह नहीं यूज कर सकते, इसको सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। और हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती कौन कौन सी हैं? दे आर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट नॉट, ought, dare, नीड। इन सभी को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक कि इन सब मॉडल ऑक्सिलरीज को हमें कब और कैसे यूज करना चाहिए अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में। चलिए समझते हैं इसको। मॉडल वर्ब कैन। सबसे पहले हम कैन को समझेंगे कि इसको हमारे जो यूसेज हैं वो कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आप देखिए कैन को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर। किसी भी चीज की एबिलिटी मतलब उसकी क्षमता बताने के लिए या उसमें क्या करने की पावर है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सीरियस एग्जाम्पल, आई कैन रन वेरी फास्ट। इसमें देखिए आप जो कैन है वो क्या बता रहा है कि मैं सकता हूँ। कैन का मतलब होता है सकता। तो आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, मतलब आई हैव एबिलिटी टू रन वेरी फास्ट, मेरे पास बहुत तेज भागने की पावर है, क्षमता है। तो ये हमने एबिलिटी को शो किया है कैन के थ्रू। दूसरा जो कैन का यूज होता है वो होता है टू गिव और टेक परमिशन। या तो हमें किसी को परमिशन देनी हो तो भी हम कैन को यूज कर सकते हैं, लेकिन या हमें परमिशन लेनी हो तो भी हम कैन को यूज कर सकते हैं। हाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस एग्जांपल। कैन आई कम टुमारो। हियर वी आर आस्किंग अबाउट द परमिशन। इस सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं कल आ सकता हूँ। कैन इज यूज हेयर टू आस्क परमिशन। यहाँ पर परमिशन लेने के लिए कैन को हमने यूज किया है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन कम इन नाउ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम अंदर आ सकते हो। तो दोनों ही काम हो गए कैन के। एक तो परमिशन लेना, कैन आई कम टुमारो, और दूसरा परमिशन देना, यू कैन कम इन नाउ। अब हम देखते हैं कैन का और क्या यूज होता है। इसको हम रिक्वेस्ट पुट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आपको, लेकिन कैन को जो हम रिक्वेस्ट पुट करने के लिए यूज करते हैं तो ये बड़ा ही इनफॉर्मल वे होता है। मतलब हम अपने फ्रेंड से या सिमिलर एज के लोगों से तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें किसी बड़े से बात करनी हो तो हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, इसको परमिशन लेने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि इस सेंटेंस में दे रहे हैं कैन आई टेक योर पेन प्लीज। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अब दूसरा है कैन को यूज किया जाता है पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि ऐसा शायद हो सकता है। इस सिचुएशन में भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में कैन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन ही हर्ट एनीवन। यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर जा रही है कि जो ही है, ही इज अ वेरी हम्बल बॉय और ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, हाउ कैन ही हर्ट एनीवन। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की बात बात की जा रही है कि क्या पॉसिबल है कि इतना हम्बल होते हुए भी वो किसी को हर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कैन हमने पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट, ही कैन नॉट हर्ट एनीवन। क्योंकि वो इतना हम्बल है तो वो हर्ट किसी को नहीं कर सकता। तो यहाँ हमने सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन को यूज किया है। अब हम समझेंगे कुड को कि हमें कुड कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। सबसे पहला जो कुड का यूज होता है वो हम पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। जैसे हमने कैन को यूज किया एबिलिटी या फिर पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन इन प्रेजेंट में, अभी के टाइम में। लेकिन जब हमें किसी की पास्ट एबिलिटी या पास्ट उसकी पावर के बारे में बात करनी होगी कि वो अभी तो ये नहीं कर सकता लेकिन पहले ऐसा कर सकता था, तब हम कुड को यूज करेंगे उसकी एबिलिटी शो करने के लिए। अब यहाँ देखो आप है सेंटेंस आई कैन रन वेरी फास्ट, क्योंकि ये अभी की बात चल रही है प्रेजेंट की। लेकिन अब जो आई है, सपोज वो आई कोई पर्सन है, अब वो बूढ़ा हो गया है, तो अब वो क्या कह रहा है,
I could run very fast when I was young. मैं भी तेज भाग सकता था जब मैं यंग था, लेकिन अब नहीं शायद वो भाग सकता। तो यहाँ पर कुड एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट एबिलिटी को या फिर उसकी पास्ट पावर को। अब हम कुड का जो यूज है वो परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैन परमिशन के लिए यूज होता है, लेकिन बड़ा इनफॉर्मल वे में। लेकिन जो कुड है उसको हम एक पोलाइट वे में पूछते हैं किसी से, या फॉर्मली बात करते हैं विद रिस्पेक्ट, कि कोई हमसे बड़ा है एज में या कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है, तो हमें कुछ रिस्पेक्ट शो करके उससे बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम परमिशन लेंगे किसी ऐसे ही डेजिग्नेटेड पर्सन से या किसी अपने एल्डर से, तो हमें could को यूज करना चाहिए टू टेक परमिशन, लाइक इन दिस वे, could I talk to you, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने could को यूज किया है टू आस्क फॉर परमिशन। अब नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे इसमें था रिक्वेस्ट, कैन आई टेक योर पेन प्लीज। तो मतलब हम आपस में ही बात कर रहे हैं, कुछ अपने जो हमारे साथी हैं या फिर हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, बड़े ही फॉर्मली वे में, इनफॉर्मल वे में हमने बात कर ली, कि उससे परमिशन ले ली। लेकिन जब हमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि हम बहुत ज़्यादा नीडी हैं और हमें पोलाइटली बताना है कि क्या हम ये ले सकते हैं, जिससे कि वो मना भी ना कर पाए और हमारा काम भी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, कुड को यूज करना चाहिए। कुड आई टेक योर पेन प्लीज। इट शोज मोर रिस्पेक्ट टू द अनदर पर्सन, कि आप उसको लगेगा कि आप उससे शायद ज्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कुड को यूज करना चाहिए टू आस्क फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा मे। मे को हमें कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मे का यूज होता है टू गिव और टू टेक परमिशन, या तो परमिशन देने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए। हमने पीछे कैन को भी यूज किया था और हम मे को भी यूज कर सकते हैं, दोनों को ही यूज करना सही है, लेकिन मे ज्यादा पोलाइट है इंस्टेड ऑफ कैन। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमिशन लेने के लिए इसे कैसे यूज किया जाता है। मे आई कम विद यू। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किसी से परमिशन ली है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। आपने ये मे वाला जो सेंटेंस है बड़ा ही कॉमनली सुना होगा अपने क्लासरूम में, जब आप वाटर ड्रिंक करने जाते हैं या फिर आप क्लास में एंटर करते हैं या कुछ भी काम के लिए जाते हैं, तो आप अपनी टीचर से कैसे बात करते हैं, मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, ऐसे ही बात करते हैं ना। तो मे शो करता है मोर रिस्पेक्ट। तो मे का यूज हमें परमिशन लेने के लिए इस तरीके से करना चाहिए। अब परमिशन देने के लिए टीचर आपसे क्या कहती है, यस यू मे कम इन, हाँ आप आ सकते हो अंदर। तो मे का यूज परमिशन देने के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे को यूज करते हैं। कैसे, मान लो कोई सिचुएशन है पर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा होगा। अब इस सेंटेंस से समझते हैं, इट मे रेन टुमारो। आप कंफर्म नहीं हो कि बारिश होगी या नहीं होगी, बट देर आर सम चांसेस। 50% पॉसिबिलिटीज है, 50% चांसेस है कि आप मान लो कहीं पार्क में टहल रहे हो, आपने आसमान की तरफ देखा, आपको लगा कि कुछ क्लाउडी क्लाउड्स हैं आसमान में, और वेदर कुछ ऐसा आपको अचानक से फील हुआ कि शायद बारिश होने वाली है, बट यू आर नॉट 100% श्योर कि होगी या नहीं होगी, बट पॉसिबिलिटीज है। देन in that situation you will use may. It may rain tomorrow. तो may को हम possibility express करने के लिए भी use कर सकते हैं। नाउ जो मे का बहुत ही अच्छा यूज होता है वो होता है किसी को विश करने के लिए, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, या फिर किसी को कर्स करने के लिए, जो कि जनरली हम किसी को कर्स नहीं करते, मतलब किसी को श्राप नहीं देते, किसी को भला बुरा नहीं कहते, है ना। हम हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं, पॉजिटिव माइंड ही होना चाहिए हमारा। तो विश वाला तो आपने सबने सुना होगा, जब आप अपने फ्रेंड का या आपका बर्थडे होता है तो आप कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका मतलब क्या है, आप उसे ब्लेसिंग दे रहे हो, आप मे का यूज कर रहे हो टू गिव ब्लेसिंग। और किसी को विश भी करते हैं, तो जैसे आप अभी अपने कभी टीचर्स के पैर छूते हैं या अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं अपने बर्थडे पर या किसी भी अच्छे ओकेजन पर, एग्जाम में जाने से पहले,
या किसी भी अच्छे स्टार्टिंग से पहले आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, तो वो आपको बदले में कैसे विश करते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड। तो ये सब क्या है? किसी को ब्लेसिंग देना या किसी को विश करना। तो इसमें हम मे को यूज करते हैं। अब दूसरा है, जब हम किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं, कि मतलब कोई हमारा फ्रेंड है, वो किसी मुसीबत में है, उसका होमवर्क नहीं पूरा हो पाया, अब टीचर क्या करेगी? डांटेगी। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? उसको कैसे बताओगे? कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आप उसको हेल्प करना चाहते हो? तो आप क्या करोगे? उसको हेल्प ऑफर करोगे। कैसे? मे आई हेल्प यू इन योर होमवर्क? क्या मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प कर सकता हूँ? तो इट इज अ वेरी पोलाइट एंड जेंटल वे टू ऑफर हेल्प टू समबडी। तो आपको हेल्प ऑफर करने के लिए क्या करना है? मे का यूज करना है, एंड आई एम श्योर कि आप जरूर करोगे। नेक्स्ट है हमारा माइट। माइट का यूज होता है पोलाइट परमिशन के लिए। मतलब ऐसी जगह पर हम परमिशन मांगते हैं जहाँ पर शायद हम स्टैंड नहीं करते कि हमें परमिशन लेनी चाहिए, या बहुत ही हमारा मतलब एक ये बोलें कि ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि उस टाइम पर आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप मोर पोलाइट वर्ड्स का यूज करते हो परमिशन लेने के लिए, एंड दैट मोर पोलाइट वर्ड इज माइट। तो इसको कैसे यूज किया जाता है? माइट आई गिव यू एन आइडिया। मतलब कोई मान लो कि कोई क्या है, एक कोई प्रोजेक्ट पे है, बट वो अपने ही प्रोजेक्ट में इतना बिजी है, उसे लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर रहा, बट यू हैव नोटिस समथिंग रॉन्ग इन हर हिज प्रोजेक्ट। तो आप क्या करोगे? उसको कुछ आइडिया देना चाहोगे, तो आप उससे पहले परमिशन तो लोगे ना, कि कहीं उसको इतना बुरा ना लग जाए कि मेरा कोई काम है जो ये मुझे बता रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आप पोलाइट वे में उसको समझाओगे जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे और आप उसकी हेल्प भी कर पाओ। तो इसमें कैसे पूछेंगे? माइट आई गिव यू एन आइडिया? क्या मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ? तो आपका फ्रेंड भी बड़ा पोलाइटली समझ जाएगा कि हाँ, आप एक अच्छे मोटिव से उसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आइडिया देना चाह रहे हैं, तो ही विल एक्सेप्ट योर परमिशन। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? रिमोट पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम माइट को यूज करते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो, 50% चांसेस थे कि बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटीज मतलब कि बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ ऐसा हो जो आप कहने वाले हो, जो आपकी प्रेडिक्शन है, वो बहुत ही कम चांसेस में पूरी हो सकती है। जैसे कि ना तो आसमान काले हैं, ना बादल है, ना ही हवा चल रही है, ना ही मौसम ऐसा है, बट फिर भी आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि आपने कह दिया कि इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, तो आप यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटीज के लिए माइट को यूज कर सकते हो। या फिर आप का कोई फ्रेंड है, वो लंदन में रहता है, आप काफी टाइम से उससे मिले नहीं हो, बट हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जहां पर ये पॉसिबिलिटीज बन जाए कि आप भी लंदन जा पाओ इस ईयर। तो आप कैसे कहोगे इसको? आई माइट गो टू लंदन दिस ईयर। तो रिमोट पॉसिबिलिटीज मतलब बहुत ही रेयर चांसेस में जब पॉसिबिलिटीज होंगी, तब हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए माइट को यूज करेंगे। और एक और जो माइट का यूज है, वो क्या होता है? ये मे का पास्ट भी होता है। जो मे है हमारा, उसकी पास्ट फॉर्म माइट होती है, जब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। जैसे कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही सेड दैट ही माइट बी लेट। तो यहाँ पर ये जो माइट है, वो मे का पास्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आप माइट को यूज कर सकते हैं। Now we will understand how to use models will and would. will को और would को हम कहाँ यूज करते हैं, हम समझेंगे। सबसे पहले will के बारे में समझेंगे कि जब भी हम फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम मॉडल will को यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और इसीलिए इसमें हमने मॉडल विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है।
अब नेक्स्ट हमारा जो विल का यूज होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने में। जैसे हमने पहले भी सीखा था कि जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे या तो हम खुद को यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे, और हम ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए विल को भी यूज कर सकते हैं। हाउ? अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। विल यू डू मी अ फेवर? यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरा फेवर करोगे, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। इनडायरेक्टली ये बात पूछी जा रही है, एक रिक्वेस्ट पुट की जा रही है, और इस रिक्वेस्ट को पुट करने के लिए हमने मॉडल विल को यूज किया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विल का यूज, जो होता है डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करने में। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम आई और वी के साथ हमेशा शैल को यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, हम एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा श्योर हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे ये करना ही करना है एनी हाउ, तो उस डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम आई के साथ या फिर वी के साथ भी विल को यूज कर सकते हैं, और ऐसा ही इस सेंटेंस में भी किया गया है। आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय मंडे। इसका मतलब है कि जो आई है, सब्जेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा श्योर है, डिटरमाइंड है कि उसने ये प्रतिज्ञा कर ली है, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े, जो भी मुझे करना पड़े, मुझे अपना होमवर्क मंडे तक पूरा करना ही है और मैं कर लूंगा। वो पूरा श्योर है इस बात के लिए, वो अपना डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर विल को यूज करते हुए। अब हम समझेंगे कि हम वुड को कैसे यूज करें। वुड जो होता है वो विल का पास्ट भी होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो विल होता है वो वुड में चेंज हो जाता है। जैसे हमने पहले मे के बारे में पढ़ा था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस होते हैं तो मे माइट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो विल है वो वुड में चेंज होता है। अब आप देखिए कि इसमें सेंटेंस है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये जो है, ये एक क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसमें हमने वुड को यूज किया है जो कि विल का ही पास्ट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब हम किसी भी पर्सन की उसकी पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं कि वो पास्ट में कौन कौन से काम थे जिनको वो हैबिट में करता था, हैबिचुअली करता था, उसकी आदत थी वो काम करना। तो उन आदतों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वुड को यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, ही वुड गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। इसमें टू मिस हो गया है तो जस्ट इग्नोर दिस। ही वुड गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर हमने वुड को यूज किया है टू शो द पास्ट हैबिचुअल एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट पुट करने में भी कर सकते हैं। अब आप इस बात से बार बार कंफ्यूज मत होइएगा कि जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है हम वुड यूज करें, कुड यूज करें, मे यूज करें या माइट यूज करें। आप चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप कुड यूज करें, मे यूज करें, माइट या फिर वुड, चारों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। आप किसी को भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वुड का यूज हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, जो कि है वुड यू लाइक टू हैव अ टी। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, मतलब आप पोलाइटली प्यार से उससे पूछ रहे हो कि वो चाय लेगा या नहीं लेगा। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हमने मॉडल वुड को यहाँ पर यूज किया है। अब नेक्स्ट है हमारा जो विल है, वो डिजायर शो करने के लिए या फिर विल, हमारी जो इच्छा है उसको शो करने के लिए भी यूज किया जाता है। डिजायर हमारी चाह या इच्छा जो भी है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वुड को यूज करके। जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है, आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर।
यहाँ पर जो वुड है वो आई की डिजायर या उसकी विल को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो क्या बनना चाहता है, उसकी क्या बनने की चाह है, वो क्या डिजायर रखता है, वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर। तो यहाँ पर जो वुड है वो डिजायर या फिर विल को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि आपसे भी कभी कोई पूछता है ना कि व्हाट यू वुड लाइक टू बी, तो आप कहते हो आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर और एन एक्टर। कुछ भी बोलते हो तो आप क्या करते हो, अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो ये क्या है, आप उसको वुड के थ्रू, मॉडल वुड के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। तो ये था यूज ऑफ विल एंड वुड। अब हम समझेंगे कि मॉडल शैल एंड शुड को किस तरीके से और कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जो फ्यूचर टेंस होते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में शैल को यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा या फिर वी होगा तब हम शैल को यूज करेंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस इन जनरल वे में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। जैसे कि We shall go to watch a movie. इस सेंटेंस में हम कोई डिटर्मिनेशन नहीं शो कर रहे कि हाँ हम पक्का ही जाएंगे। हम जनरल वे में बोल रहे हैं कि वी विल गो, वी शैल गो, हम जाएंगे, लेकिन श्योर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। तो एक जनरल वे में जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो उस केस में हम आई और वी दोनों के ही साथ शैल को यूज करेंगे, ना कि विल को। विल को हम तभी यूज करेंगे जब हम डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ये आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल यूज होगा जब सेंटेंस को हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, लेकिन विल यूज होगा आई और वी के साथ जब हम अपनी डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट होता है कि जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, हमें ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए शेल को यूज करना होगा। जनरली ऑर्डर किसको दिया जाता है, अपने से छोटे लोगों को, या फिर जैसे कोई बड़ा है आपके, लाइक टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर कोई ऑफिसर है, अगर वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है तो वो क्या यूज करेगा, वो मॉडल शेल यूज करेगा। या फिर आपके टीचर क्या यूज करेंगे, मॉडल शेल यूज करेंगे। सी दिस एग्जाम्पल, यू शैल नॉट बिहेव इन दिस वे। तो इस सेंटेंस में जो शेल है उसको ऑर्डर देने के लिए यूज किया गया है, ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब आपकी टीचर आपको ऑर्डर दे रही है कि इस तरीके से तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए या फिर तुम बिहेव नहीं करोगे। तो ये शेल यहाँ पर ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा होता है किसी को थ्रेट करने के लिए, धमकी देने के लिए। जैसे कि नेक्स्ट है, ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, मतलब इसके लिए तो उसको सजा मिलनी चाहिए या फिर सजा मिलेगी। जब किसी को हम धमकी देंगे, थ्रेट देंगे, तो थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल को यूज कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, किसी को जब हम प्रॉमिस करेंगे किसी के साथ, अपने उस प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ आप उस पर्सन से ये प्रॉमिस करते हो कि आप ऐसा कर दोगे, तो उस प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए आप शैल को यूज करोगे। यू शैल गेट अ गिफ्ट टुमारो, कि आप उससे प्रॉमिस कर रहे हो कि कल तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप शेल के मॉडल शेल को यूज करते हुए प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ शुड। तो जो शुड होता है, एक तो ये क्या होता है, पास्ट होता है शेल का। अगेन जब सेंटेंसेस चेंज होंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तब कुछ जो मॉडल वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाती है, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड। ऐसे ही जो शेल है वो शुड में चेंज हो जाता है, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। तो यहाँ पर ये जो शुड है वो शेल का पास्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा, एडवाइस देने के लिए भी शुड को यूज किया जाता है। जब आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो मॉडल शुड को
यूज करेगा। जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शुड है वो एडवाइस को एक्सप्रेस कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि मतलब जो भी चीजें मॉरली करेक्ट होती हैं, मॉरली सही होती हैं, तो उनको जब हमें करना होता है तो हम उसको कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। मतलब मॉरली ये चीजें सही हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। तो मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड यूज करते हैं। वी शुड बी काइंड टू एनिमल, मतलब मॉरली ये सही है बट इट्स योर चॉइस कि आप करो या ना करो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मॉरली सही है ये तो सही चीज ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस किया गया है बाय यूजिंग मॉडल शुड। बी शुड बी काइंड टू एनिमल। अब नेक्स्ट है हमारा जब हम ड्यूटी एक्सप्रेस करेंगे कि हमारी हर एक की ड्यूटी होती है एज अ स्टूडेंट, हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपना काम करें, या फिर एज अ पेरेंट, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपनी फैमिली को टेक केयर करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। हर एक इंसान के अपने अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने अपने जॉब के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो उन ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल शुड को यूज करेंगे। अब इसमें है हमारा ड्यूटी को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहिए। या फिर यू शुड हेल्प योर एल्डर्स, मतलब अपने एल्डर्स की भी आप घर में हेल्प करनी चाहिए आपको। तो ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली क्या होती है, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे की केयर करना, हर एक फैमिली की ड्यूटी होती है। तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि यू शुड हेल्प योर फैमिली। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडल मस्ट। मस्ट जो है वो कंपल्शन को शो करता है कि ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन एन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये होता है कंपल्शन, और इस कंपल्शन को एक्सप्रेस करता है मस्ट। जैसे कि इस सेंटेंस में है, यू मस्ट वेयर हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक। तो ये सभी को पता है कि इट इज अ लॉ कि जब भी बाइक राइड करें तो हेलमेट पहनना है। अगर नहीं पहनते तो क्या होता है, हमारे अगेंस्ट एक्शन हो जाता है, हमारा चालान कट जाता है। तो ये हमारे लिए कंपलसरी है, कंपल्शन है कि हमें हेलमेट पहनना ही है। और इस कंपल्शन को हमने एक्सप्रेस किया है बाय यूजिंग द मॉडल मस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब एक कोई हमने ऐसी कंक्लूजन निकाली है जिसका लॉजिकल है ऐसा होना कि हाँ इसका रिजल्ट लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। तो उस लॉजिकल कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल मस्ट को यूज करेंगे। सी दिस एग्जांपल, ही मस्ट बी हंग्री, ही हैज ईटन नथिंग टुडे। तो इसमें क्या है कि क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि उसने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि ये बहुत लॉजिकल है कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर कोई पूरा दिन से कुछ नहीं खाएगा तो वो क्या होगा, वो जरूर भूखा होगा। तो लॉजिकली हमने सोचा है कि जब कुछ खाया ही नहीं है तो इंसान तो भूखा ही होगा, उसका पेट थोड़ी भर जाएगा बिना कुछ खाए। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने मस्ट को यूज किया है। जैसे he must be hungry, he has eaten nothing today। अब दूसरा है कि जब कोई पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में होने वाली होती हैं, कि हम ये अज्यूम कर लें कि हाँ 4 साल बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो उस पॉसिबिलिटी को, फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम मॉडल मस्ट को यूज करेंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, they must have completed all the work by 5 o'clock। मतलब
उन्होंने 5 बजे तक सारा काम पूरा कर लिया होगा। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो 5 बजे तक पूरा काम कर चुके होंगे। मतलब फ्यूचर के बारे में हमने एक पॉसिबिलिटी सोची है कि ये भी पॉसिबल है कि वो काम करने में इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि 5 बजे तक पूरा काम वो कर लेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी को हमने मस्ट को यूज करते हुए एक्सप्रेस किया है। अब दूसरा होता है मस्ट नॉट। तो मस्ट नॉट क्या होता है? प्रोहिबिशन के लिए, मतलब किसी चीज की जब मनाही होती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, करोगे तो क्या होगा? फाइन हो जाएगा, चालान कट जाएगा, या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर ऐसा करना अगेंस्ट द लॉ है। तो उस प्रोहिबिशन को हम जब शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम मस्ट नॉट को यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, यू मस्ट नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, मतलब तुम्हें दीवारों पर स्पिट नहीं करना चाहिए। करते हैं तो कई जगह तो चालान कट जाता है, फाइन लग जाता है। तो ये प्रोविजन है। या फिर दूसरा सेंटेंस सोचें, तो यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक एरिया। तो ये सारी मनाही वाली चीजें, जो प्रोविजन होता है, इसको मना करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें मस्ट नॉट को यूज करना चाहिए। अब दूसरा है हमारा ऑट। ऑट होता है ऑब्लिगेशन, मतलब मॉरली करेक्ट, मतलब मॉरली बिल्कुल सही चीज करना। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिविलाइज नहीं है, हमें सही गलत की पहचान नहीं है। तो अगर हमें सही गलत की पहचान है तो हमें वही चीजें करनी चाहिए जो मॉरली बिल्कुल सही होती हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, मॉरली करेक्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑट का यूज करते हैं। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑट के बाद हमेशा टू को यूज किया जाता है। अगर नहीं यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। अब समझिए इस सेंटेंस को, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये मॉरली बिल्कुल करेक्ट है कि हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो। क्योंकि पेरेंट्स बचपन से ही हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे पीछे। तो जब उनकी ज़रूरत हो तो ये मॉरली करेक्ट है कि हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, और इसको हम मॉरल ऑट को यूज़ करते हुए टू के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नीड नॉट मॉडल। नीड नॉट को हम कब और कैसे यूज करें? नीड नॉट को हम तब यूज करेंगे जब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होगी, मतलब किसी चीज के करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप ये एक्सप्रेस करोगे कि ऐसा करने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो इस नेसेसिटी को, इस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड नॉट को यूज करेंगे। सी एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टू गो नाउ। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आपकी ये नेसेसिटी नहीं है कि वहां जाएं। तो इस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्रेस किया है हमने मॉडल नीड के थ्रू। यू नीड नॉट टू गो नाउ। या फिर कभी कभी टीचर्स भी आपसे कहते हैं, यू नीड नॉट टू डू इट नाउ। अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है मॉडल नीड। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, डेयर नॉट। डेयर नॉट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ करेज, मतलब कि साहस की कमी होना, कि ऐसा करने का साहस भी मत करना, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। जब आप इस तरीके के सेंटेंस या इस तरीके के एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, तो हम मॉडल डेयर नॉट को यूज करेंगे। कैसे? यू डेयर नॉट टू हिट मी, मतलब मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना। या फिर यू डेयर नॉट टू टेक अ मेस विद मी, मतलब मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना, हिम्मत भी मत करना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ एब्सेंस ऑफ करेज को एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पर हम डेयर नॉट को यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सभी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स ऑक्सिलरीज। आई होप आपको ये पूरा
जो कॉन्सेप्ट है अब क्लियर हो गया होगा। विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इन मॉडल्स को यूज कर सकेंगे सेंटेंसेस में। इसी तरीके की आगे भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी आप सभी के लिए, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इफ यू डोंट वांट टू मिस न्यू वीडियो, then do subscribe the channel and share, like and comment also. Till then, bye and have a nice day.